हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डीजल साइकिल पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दो न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन इंजन विथ 200 mm cylinder diameter and 300 mm stroke works on theoretical diesel cycle. If the initial pressure and temperature of air used are 1 bar and 27 degrees centigrade, the cutoff ratio is 8% of the stroke volume. What we have to find out is pressure and temperature at all points. Second point is theoretical air standard efficiency. Third is the mean effective pressure. And fourth is the power of the engine if the compression ratio is given 15. Okay. क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको हम स्टार्ट करते हैं लिखना और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है। एन इंजन इज 200 mm सिलेंडर डायामीटर ओके, जिसको हम डी से शो कर रहे हैं। डी कितना दिया है? 200 mm कितना दिया है? 200 mm। ओके, इसको अगर हम मीटर में चेंज करें, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। ओके, नेक्स्ट आपको और क्या दिया है क्वेश्चन में? 300 mm स्ट्रोक। 300 mm स्ट्रोक का मतलब क्या है? एल। एल क्या होता है? पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जितना ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ, जिसको हम एल से शो करते हैं। क्वेश्चन में एल कितना गिवन है? 300 mm। इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर। ओके, इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर कितना दिया है क्वेश्चन में? P1 इज इक्वल्स टू 1 बार। ओके, एंड टेम्परेचर कितना दिया है? टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हुए टेम्परेचर को कभी भी हम डिग्री सेंटीग्रेड में पुट नहीं करते, इसको हमें केल्विन में चेंज करना होगा। तो हम क्या करें, इसमें 273 को क्या कर दें? प्लस कर दें, तो ये चेंज हो जाएगा केल्विन में। और केल्विन में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 300 केल्विन। ओके, क्वेश्चन में और क्या दिया है? कट ऑफ रेशियो इज 8% ऑफ द स्ट्रोक। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बारे में हम आगे भी थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब क्या है? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं कि कट ऑफ रेशियो इज इक्वल्स टू सम परसेंटेज ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, देखते हैं। तो देखिए, कट ऑफ रेशियो कितना दिया है? कट ऑफ रेशियो इज 8% of the stroke। 8% of the stroke, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करना है हमें फर्स्ट पॉइंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। हमें फाइंड करना है प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है थ्योरेटिकल एफिशिएंसी, जिसको हम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिसको हम पी मीन बोलते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि क्या मतलब होता है। फोर्थ आपको कैलकुलेट करना है पावर ऑफ द इंजन। अगर क्वेश्चन में कंप्रेशन रेशियो कितना गिवन है? 15, तो हमें ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अब जो भी दिया है इस क्वेश्चन में, उसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अपना डीजल साइकिल का डायग्राम। डीजल साइकिल का डायग्राम क्या होता है? 1 to 2 is adiabatic compression, 2 to 3 is constant pressure heat addition, 3 to 4 is the adiabatic expansion, and 4 to 1 is the constant volume heat rejection। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? P1 दिया हुआ है, तो P1 कहां लोकेट होगा? यहां पर ये P1 है आपका।
P1, क्वेश्चन में आपको T1 दिया है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग क्या दिया है आपको, T1. T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर. हमें सारे पॉइंट्स पर प्रेशर और टेम्परेचर निकालने हैं. इसका मतलब ये कि P2 T2 कैलकुलेट करना है, P3 T3 कैलकुलेट करना है और P4 T4 कैलकुलेट करना है. ओके, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करना है. तो हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1. अगर हमें पॉइंट 1 की वैल्यूज पता है तो हम इजीली पॉइंट 2 की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करें, आपको डायामीटर दिया है, लेंथ दी है, तो सबसे पहले हम इसकी हेल्प से स्ट्रोक वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. स्ट्रोक वॉल्यूम अगर हमें मिल जाएगा तो हमें V1 की वैल्यू मिल जाएगी. देखिए, ओरिजिन से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, यहां का वॉल्यूम क्या कहलाता है, V1, क्योंकि ये V स्केल है, वॉल्यूम वाला स्केल है. ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये वॉल्यूम क्या कहलाता है, V2. V1 से V2 के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम. क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम. अब देखिए, बहुत सिंपल सा फंडा है. कौन से फॉर्मूले लगाने हैं ये हमें पता कैसे चलेगा. पहले आप फॉर्मूले लगाइए, सोचिए कौन कौन सी फॉर्मूले हमें पता है. 1 से 2 कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है. और एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीजें अगर कैलकुलेट करनी है, एक दिया हुआ है दूसरा मिसिंग है, तो डेफिनेटली कौन सा लॉ लगता है, गैस लॉ अप्लाई हो जाते हैं. ओके, तो गैस लॉ कौन से होते हैं, अगर हम बात करें प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 अगर हम बात करें तो 1 to 2 में ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब एडियाबैटिक लॉ. तो इस केस में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होता था, T1V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2V2 टू द पावर गामा माइनस 1. अब हमें क्या क्या गिवन है, T1 आपको दिया हुआ है 300 केल्विन. आपको क्या निकालना है, T2 निकालना है. T2 निकालने के लिए आपको ये वॉल्यूम्स पता होना चाहिए, आपको V1 और V2 मालूम होना चाहिए. ओके, अगर आपको V1 और V2 पता है तो आप सारी वैल्यूज, मतलब T2 की वैल्यू को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. V1 और V2 अगर आपको इंडिविजुअली नहीं पता है तो हम उसका रेशियो अगर आपको मालूम है तो वो भी यूज कर सकते हैं. V1 by V2 कितना है, 15, दैट इज द कंप्रेशन रेशियो. तो हम T2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो T2 इज इक्वल्स टू T1 V1 by V2 टू द पावर गामा माइनस 1, V1 by V2 टू द पावर गामा माइनस 1. वैल्यूज पुट करते हैं, T2 इज इक्वल्स टू T1 कितना है, 300 केल्विन, 300 केल्विन. V1 by V2 कितना गिवन है, 15. ओके, टू द पावर गामा माइनस 1. गामा की वैल्यूज हम हमेशा कितनी लेते हैं, 1.4. ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि यहां पर वर्किंग फ्लूइड क्या यूज हो रही है, एयर के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1.4. यहां से आप कैलकुलेट करके किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, T2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए. T2 की वैल्यू जो आ रही है वो आपके पास कितनी आ रही है, 886.2 केल्विन. ये आपके पास T2 की वैल्यू आ गई. ओके, एक बार T2 की वैल्यू आ गई तो T3 की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, लेकिन T3 की वैल्यू तक पहुंचने के लिए आपको प्रेशर चाहिए होगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है, तो हमें P1 पता है, अब हमें V1 चाहिए. P1 पता है, P2 चाहिए हमें, तो P2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी प्रोसेस में 1 to 2 में हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कोई रिलेशन है वो रिलेशन लगा के हम कैलकुलेट करते हैं. तो क्या रिलेशन है, P1V1 टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू P2V2 टू द पावर गामा, क्योंकि PV टू द पावर गामा ऑलवेज कांस्टेंट. 0.1 पर कैलकुलेट करिए तो भी C आएगा,
0.2 पर कैलकुलेट करिए तो भी क्या आएगा, C आएगा, तो ये आपस में बराबर होंगे। हमें P1 पता है, V1 बाय V2 कंप्रेशन रेशियो दिया है हमें, तो हम P2 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P2 प्रेशर एट पॉइंट 2 इज इक्वल्स टू P1 V1 बाय V2 टू द पावर गामा। ओके, P2 इज इक्वल्स टू P1, P1 कितना गिवन है 1 बार, तो यहां पर 1 लिख दीजिए। अभी यहां पर यूनिट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन यहां पर यूनिट की ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि V1 बाय V2 की अपनी कोई यूनिट होती नहीं है। V1 मीटर क्यूब में है, V2 मीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो की अपनी कोई यूनिट नहीं होती। ओके, तो P2 की वही यूनिट होगी जो आप P1 रखेंगे। अब आप P1 को बार में रखिए तो आंसर बार में आएगा, पास्कल में रखिए पास्कल में आएगा, किलो पास्कल में रखिए किलो पास्कल में आ जाएगा। तो V1 बाय V2 कितना गिवन है 15 रख दीजिए, 15 टू दी पावर गामा, और गामा की वैल्यू कितनी है 1.4। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर प्रेशर एट पॉइंट 2 की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कितनी आ रही है 44.13 बार। ये आ रही है P2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ रही है, P2 की वैल्यू आ रही है। हमें P1 और T1 मालूम था, हम इजीली हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, P2 और T2 को कैलकुलेट कर लिया। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस 2 to 3। ओके, ध्यान दीजिए, प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर। यहां प्रेशर कांस्टेंट होगा, इसका मतलब क्या कि जो प्रेशर आपने पॉइंट 2 पर निकाला है वही प्रेशर किसके बराबर होगा, पॉइंट 3 के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि P2 किसके बराबर है, P3 के बराबर है। इसकी वैल्यू कितनी है 44.13 बार। क्लियर। अब हमें T3 कैलकुलेट करना है, तो T3 कैसे कैलकुलेट किया जाए। प्रोसेस 2 to 3 में प्रेशर कांस्टेंट है। अगर आप कभी भी कोई लॉ भूल जाएं तो आप एक बात याद रखिए कि PV इज इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है MRT। अब यहां पर जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट कर दीजिए, तो हमें समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लॉ लग रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लॉ लग रहा है। देखिए, प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको हमने कांस्टेंट कर दिया। मास कांस्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सिलेंडर में कोई मिक्सचर ले लिया, एयर ले लिया, अब वो सिलेंडर को छोड़कर बाहर नहीं जा रहा है, क्लोज सिस्टम कंसीडर किया है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए मास कांस्टेंट हो जाता है। आर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। एक बार आपने एयर ले ली, हीलियम ले ली, नियॉन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, एक बार जो गैस ले ली उससे उसका जो आर होगा, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होगा, वो फिक्स हो जाएगा थ्रू आउट द प्रोसेस। तो आर भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं V2 बाय T2 इज इक्वल्स टू V3 बाय T3। अब देखिए ध्यान से, T2 हम निकाल चुके हैं, T2 की वैल्यू कितनी आई है 886.2। T3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, V2 नहीं है, V3 नहीं है। ओके, V2 भी नहीं है और V3 भी नहीं है, तो अब हमें कोशिश करनी होगी V2 और V3 को कैलकुलेट करने के लिए। V2 क्या होता है, V2 होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या है ये, V2 क्लियरेंस वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम V1 देखते हैं कितना दिया है। क्वेश्चन में क्या V1 गिवन है, अगर क्वेश्चन में V1 नहीं गिवन है तो फिर V1 कैलकुलेट कर लिए विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन रेशियो, या फिर आपको डायमीटर और लेंथ दी है उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल, पाई बाई 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल। यहां पर स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ रहा है यार, पाई बाई 4। डायामीटर की वैल्यू आप कितनी रख रहे हैं, डायामीटर की वैल्यू आप रख रहे हैं 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कितनी है 0.3। इसको आप कैलकुलेट करके किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, स्ट्रोक वॉल्यूम की। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है 0.00942 अराउंड मीटर क्यूब।
ओके 0.00942 मीटर क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ रही है? स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है। स्ट्रोक वॉल्यूम अगर आपके पास आ गया तो अब आप V1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन रेशियो। देखिए कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो होता है V1 बाय V2। और V1 क्या होता है? V1 होता है क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम V1 बाय V2। और V2 क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम। अब आप देखिए कि आप स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल चुके हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको कंप्रेशन रेशियो मालूम है, तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं? VC निकाल सकते हैं। और VC का मतलब क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम का मतलब है V2। ओके क्या मतलब है? V2। तो हम इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे? V2 निकालेंगे। ओके देखिए आगे सॉल्व करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम हमने कितना कैलकुलेट कर लिया है? 0.00942। ओके V1 इसके बराबर है, VC प्लस VS के बराबर है। कंप्रेशन रेशियो कितना गिवन है? 15। अब हम क्या कर रहे थे? प्रोसेस 2 to 3 की बात कर रहे थे। प्रोसेस 2 to 3 में हमने क्या गैस लॉ लगाया? V2 बाय T2 इज इक्वल टू V3 बाय T3। तो सबसे पहले हम V1 कैलकुलेट करते हैं, V2 कैलकुलेट करते हैं और V3 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है देखिए V1 के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? V1 के लिए फॉर्मूला लगेगा VC प्लस VS। ये फॉर्मूला लगेगा। ओके VC इज द क्लियरेंस वॉल्यूम एंड VS इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। और देखिए यहाँ पर VC जो होता है, ये VC की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? VS डिवाइडेड बाई कंप्रेशन रेशियो माइनस 1। ओके VC इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई कंप्रेशन रेशियो माइनस 1। ये कैसे आया? V1 बाई V2 क्या होता है? V1 बाई V2 होता है कंप्रेशन रेशियो। तो जब आप इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप इजीली VC की वैल्यू को VS और कंप्रेशन रेशियो के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। VC की वैल्यू को अगर आप यहाँ रख दें और स्ट्रोक वॉल्यूम अगर आपको मालूम है तो आप इजीली V1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V1 इज इक्वल टू VC कितना है? VS डिवाइडेड बाई कंप्रेशन रेशियो माइनस 1। ओके प्लस VS। फॉर्मूले में वैल्यूज फीड करते हैं। VS कितना गिवन है? 0.00942। ओके डिवाइडेड बाई कंप्रेशन रेशियो कितना गिवन है? 15। 15 माइनस 1 प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 0.00942। यहां से आप V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके V1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.010 मीटर क्यूब। 0.0101 मीटर क्यूब। यह आपके पास V1 की वैल्यू आ गई। अगर आपके पास V1 की वैल्यू आ चुकी है तो कंप्रेशन रेशियो की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? V2 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है V2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। V2 इज इक्वल्स टू V2 देखिए V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू कितना है? 15 है। तो V2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? V1 बाय 15। ये हो जाएगा। V1 कितना गिवन है? 0.0101 डिवाइडेड बाई 15। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? V2 की वैल्यू आ जाएगी। V2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.00006। ओके 0.0006728 मीटर क्यूब। ये आपके पास V2 की वैल्यू आ रही है। हमारे पास V2 की वैल्यू आ चुकी है। T2 हमारे पास है, T3 हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सिर्फ V3। क्या कैलकुलेट करना है? V3 तक जाने के लिए आप देखिए क्या क्वेश्चन में कट ऑफ रेशियो गिवन है? क्वेश्चन में कट ऑफ रेशियो से रिलेटेड कुछ बात करी है? हाँ उसने बोला है कि परसेंटेज ऑफ कट ऑफ कितना है? 8%। ओके इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि V3 माइनस V2 ये जो लाइन है ये स्ट्रोक वॉल्यूम का कितना परसेंट है? 8% है।
ओके, तो वो जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को अगर हम फॉर्मूले के टर्म्स में लिखें, जो हम ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन पीछे सॉल्व कर चुके हैं, तो फॉर्मूले के टर्म्स में लिखे तो हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे V3 माइनस V2। ये कट ऑफ पॉइंट है, यहां पर फ्यूल सप्लाई स्टार्ट होगी और यहां पर फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। ओके, इसलिए V3 बाय V2 को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ रेशियो बोलते हैं, रो। तो V3 माइनस V2 8% है स्ट्रोक वॉल्यूम का, तो ये 8% है किसका, स्ट्रोक वॉल्यूम का। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, V1 माइनस V2। क्लियर, V3 माइनस V2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा V3 बाई V2 माइनस 1 इज इक्वल टू 8%, 8/100। V2 से हमने डिवाइड किया है V1 बाय V2 माइनस 1। क्लियर, V1 बाय V2 क्या है, कंप्रेशन रेशियो। V3 बाय V2 क्या है, कट ऑफ रेशियो। तो हम इसको लिख सकते हैं रो माइनस 1 इज इक्वल टू 8/100 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय कंप्रेशन रेशियो माइनस 1। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ओके, अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं है तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके भी आ सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में हमें V2 मालूम है, V2 आपको पता है, आपको V1 बाय V2 भी मालूम है। V1 बाय V2 कितना गिवन है आपको, 15। तो आप इजिली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, V3। हमें इस इक्वेशन तक आने के लिए V3 चाहिए था और V3 को हम यहां से निकाल सकते हैं। देखिए अब हम वैल्यूज को रख रहे हैं, V3 बाय V2 कितना गिवन है, 0.00066728 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 8/100। V1 बाय V2 कितना गिवन है, 15 माइनस 1। क्लियर, इसको जब अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, V3 की। ओके, तो V3 कितना आ रहा है यहां पर देखिए, सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर से, इसको पहले -1 को उधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और V3 की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। तो V3 जो हमारे पास आ रहा है कितना आ रहा है, 0.0014। ओके, 1426 मीटर क्यूब, ये हमारे पास V3 की वैल्यू आ रही है। V3 की वैल्यू आ जाने के बाद इस इक्वेशन को वापस उठाते हैं, प्रोसेस 2 to 3। प्रोसेस 2 to 3 में हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, V2 बाय T2 इज इक्वल्स टू V3 बाय T3। ओके, तो V3, V2, T2 सब पता है, क्या कैलकुलेट करना है, T3। तो T3 निकाल लीजिए, T3 इज इक्वल्स टू V2 कितना गिवन है, 0.0006728। ओके, 6728 डिवाइडेड बाय T2 कितना था, 886 केल्विन अराउंड। ओके, इसको आपने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया या फिर आप इसको आपने लिखा V2 बाय T2 इज इक्वल टू V3 बाय T3, तो यहां पर V3 लिख दीजिए, V3 बाय T3। ओके, V3 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 0.001426। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 0.001426 डिवाइडेड बाय V3 डिवाइडेड बाय T3 लिख दिया हमने। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको यहां ले जाइए, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, T3 की वैल्यू आ जाएगी। तो T3 की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए T3 की वैल्यू आ रही है 18। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इजीली T3 की वैल्यू मिल जाएगी। और T3 कौन सा टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो कितनी आ रही वैल्यू, 1878.3 केल्विन। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास किसकी, T3 की। हम अभी तक सिर्फ फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसने बोला फाइंड द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स। तो हमें P1 T1 मिल गया, P2 T2 मिल गया, हमने प्रेशर P3 और T3 निकाल लिया। अब हमारा फोकस होगा 4 कैलकुलेट करना।
T4 और P4। T4 और P4 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 की हेल्प लेंगे, या फिर आप 1 की भी हेल्प से ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इस इक्वेशन में, इस प्रोसेस में, प्रोसेस 2 to 3 में, प्रोसेस 3 to 4 सॉरी 3 to 4 में आप क्या करें, ये फॉर्मूला लगा दें, P3V3 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P4V4 की पावर गामा। आसानी से आ जाएगा। कैसे, हम V3 निकाल चुके हैं, वॉल्यूम एट पॉइंट 3 कैलकुलेट कर चुके हैं, V4 क्या हमें मालूम है, हाँ, क्योंकि V1 किसके बराबर होता है, V4 के बराबर होता है, और हम V1 भी निकाल चुके हैं, V1 की वैल्यू ये है। सारी वैल्यूज फीड करने के बाद आपको इजीली किसकी वैल्यू मिल जाएगी, P4 की। तो P3 कितना गिवन है क्वेश्चन में, P3 की वैल्यू किसके बराबर थी, P2 के बराबर थी, और P2 कितना आया था, P2 आया था 44 समथिंग, 44 बार। ओके, तो यहां पर हम लिख दिया 44 बार मल्टीप्लाइड बाय V3 कितना है, V3 देखिए ये है V3 0.001426 टू द पावर गामा, गामा कितना है 1.4 इज इक्वल्स टू P4 निकालना है, V4 कितना है, V4 V1 के बराबर है, और V1 यही है 0.0101 1.4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, P4 की, और P4 कितना आ रहा है 2.8 समथिंग बार। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, 2.86 समथिंग बार आ जाएगा, 2.86 बार। P4 निकाल लिया हमने। अब हम इसी प्रोसेस में, प्रोसेस 3 to 4 में, हम टेम्परेचर और प्रेशर या टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन लगा के T4 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे सारे साइलेंस पॉइंट्स पे ऑल प्रेशर और टेम्परेचर हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे। देखिए T4 हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें T4 कैलकुलेट करना है, तो T4 के लिए हम प्रोसेस कौन सी लिख रहे हैं, प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4 में प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस कौन सी है, एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो हम इसको लिख सकते हैं T3V3 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू T4V4 टू द पावर गामा -1। क्या क्या हमें मालूम है, ये वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये सारी वैल्यूज। T3 हमें पता है 1878.3, V3 भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, V3 की वैल्यू कितनी गिवन है 0.001426, ओके, टू दी पावर गामा -1। गामा की वैल्यू 1.4 -1 करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू T4 कैलकुलेट करना है, और V4 किसके बराबर है, V1 के बराबर है। V4 किसके बराबर है, V1 के बराबर है। तो V4 की वैल्यू V1 के बराबर है, तो यहां पर V1 रख दीजिए। V1 की वैल्यू कितनी है 0.010 टू दी पावर गामा -1। ओके, गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू 1.4, तो यह आ जाएगा 0.4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, T4 की। ओके, तो T4 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 858.38 केल्विन। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, T4 की। यहां पर हमने V3 की वैल्यू रख दी, ओके, और हमने V4 की वैल्यू रख दी। V4 वॉल्यूम जो था वो V1 और V4 आपस में बराबर था, तो ये T4 की वैल्यू आ गई। सारे साइलेंट पॉइंट्स पे हमें सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं। अब हम P1 T1, P2 T2, P3 T3 एंड P4 T4। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड पॉइंट जो उसने पूछा, थर्मल इफिशिएंसी। क्या पूछा, थर्मल एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी। एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, डीजल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 - 1 अपॉन गामा कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1
कट ऑफ रेशियो टू द पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय कट ऑफ रेशियो -1। ये थर्मल एफिशिएंसी किसकी होती है? डीजल इंजन की। अब इस इक्वेशन को लगाने से पहले आप देखिए आपके पास क्या क्या है और आपको क्या निकालना है। देखिए कंप्रेशन रेशियो आपको मालूम है, क्वेश्चन में कंप्रेशन रेशियो कितना गिवन था? क्वेश्चन में कंप्रेशन रेशियो कितना गिवन था? 15, लगभग 15 दिया हुआ था आपको। कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू कितनी दी? 15। कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो क्या होता है? कट ऑफ रेशियो होता है V3 बाय V2 को हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ रेशियो बोलते हैं। तो V3 बाय V2 जो होगा वो होगा कट ऑफ रेशियो। ओके, तो V3 कितना है? V3 है 0.001426 डिवाइडेड बाय V2। V2 ये है 0.006728। ओके, यहां से आप कट ऑफ रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए। कट ऑफ रेशियो की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ रही है? 2.12। ये आ गया आपके पास कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो थर्मल एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 1 अपॉन गामा। गामा कितना है? 1.4। कंप्रेशन रेशियो कितना है? 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 टू द पावर गामा -1। गामा की वैल्यू कितनी है? 1.4, तो ये हो जाएगा 0.4। क्लियर? 0.4 मल्टीप्लीकेशन में क्या चल रहा है? ऊपर न्यूमरेटर में गामा रो टू द पावर गामा -1, तो 2.12 टू द पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय 2.12 -1। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। इससे आप थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लीजिए। थर्मल एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 59.8%। ये आपके पास आ रही है थर्मल एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया था? मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। मीन इफेक्टिव प्रेशर भी हम पढ़ चुके हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है। मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है, पी मीन, क्या मतलब होता था? क्या बताया था मैंने? साइकिल में 4 प्रेशर हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज हमारी साइकिल में कितना प्रेशर काम किया उसको हम क्या बोलते हैं? मीन इफेक्टिव प्रेशर बोलते हैं। ये प्रेशर उतना ही वर्क बनाएगा जितना ये सब मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, अगर मीन इफेक्टिव प्रेशर की मैं लाइन बनाऊं तो हो सकता है ये एक इमेजिनरी लाइन किसकी बन जाए? मीन इफेक्टिव प्रेशर की। तो इसके नीचे का जो एरिया होगा वो एरिया इस साइकिल के एरिया के बराबर होना चाहिए, तब प्रेशर मीन इफेक्टिव प्रेशर कहलाता है। मीन इफेक्टिव प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है? P1 कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा ब्रैकेट। ओके, ये P1 भी आप कैलकुलेट कर चुके। P1 आपको क्वेश्चन में गिवन था। P1 क्वेश्चन में कितना गिवन था? 1 बार। यहां पर हम 1 बार रख देंगे। 1 बार रखने के बाद प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर की जो वैल्यू है उसकी यूनिट क्या होगी? जो प्रेशर की P1 की यूनिट होगी वही मीन इफेक्टिव प्रेशर की भी यूनिट होगी। आगे देखते हैं, गामा रो -1। ओके, माइनस कंप्रेशन रेशियो 1 माइनस गामा ब्रैकेट रो टू द पावर गामा -1। ओके, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आता है? गामा -1 और कंप्रेशन रेशियो -1। ओके, इन सारी, ये हमें सारी वैल्यूज पता है हमें। ठीक है, कोई भी ऐसी वैल्यू है जो हमें नहीं मालूम। P1 1 है। कंप्रेशन रेशियो 15 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 15 टू द पावर 1.4 मल्टीप्लाइड बाय गामा 1.4 मल्टीप्लाइड बाय कट ऑफ रेशियो 2.12 -1 माइनस कंप्रेशन रेशियो 15 टू द पावर गामा -1 माइनस गामा, सॉरी, तो यह आ जाएगा -0.4 मल्टीप्लाइड बाय कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो कितना है? कट ऑफ रेशियो 2.12 टू द पावर 1.4 -1। ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है? 1.4 -1 ब्रैकेट कंप्रेशन रेशियो कितना है? 15 -1। ओके, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मीन इफेक्टिव प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 7.42 बार।
ये आ गया हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पावर ऑफ द इंजन। ओके, पावर कैलकुलेट करना है। देखते हैं पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे पावर कैलकुलेट करने के लिए। पावर का मतलब क्या होता है, वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या होती है, पावर ही होती है। तो हमें अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करना है। देखते हैं आगे कैसे कैलकुलेट होगा। आगे सॉल्व करते हैं पावर ऑफ द इंजन। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, पावर ऑफ द इंजन इन किलोवाट। ओके, इन किलोवाट। पावर बेसिकली क्या है, पावर का मतलब है वर्क डन पर साइकिल या पर सेकेंड, पर सेकेंड इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें, या तो आपको थर्मल इफिशिएंसी मालूम है, और थर्मल इफिशिएंसी में आप क्या करिए, थर्मल इफिशिएंसी आपको पता है आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट, यहां इनपुट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वर्क मिल जाएगा। लेकिन दूसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर पता है, और इससे आपको क्लियर कट समझ में भी आएगा कि मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब क्या होता है। हमारे पास कितने प्रेशर हैं एक्चुअल, P1, P2, P3 एंड P4। हमने मीन इफेक्टिव प्रेशर की भी वैल्यू निकाली। कंडीशन क्या थी कि मीन इफेक्टिव प्रेशर जितना वर्क देगा वो साइकिल के वर्क के बराबर होना चाहिए। देखिए पिस्टन कहां से कहां ट्रेवल हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल हुआ, जिसको हमने क्या बोला, स्ट्रोक वॉल्यूम VS। ओके, मीन इफेक्टिव प्रेशर और स्ट्रोक वॉल्यूम तक की जो रेंज है, ये जो एरिया है, ये एरिया बेसिकली क्या है, वर्क। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये साइकिल के अंदर के एरिया के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब जो प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो अगर आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर पता है तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना कैलकुलेट किया था आपने, 7.424। ओके, बार को पास्कल में कैसे चेंज करते हैं, बार को पास्कल में, अगर 1 बार की अगर हम बात करें तो पास्कल और बार में क्या रिलेशन होता है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, और पास्कल का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 7.424 मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, स्ट्रोक वॉल्यूम हमने निकाल लिया था। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम हमने पहले निकाला था। स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू कितनी थी, स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू थी 0.00942, ये स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू थी। ओके, 10⁵ का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बार को हमने किस में चेंज कर दिया, पास्कल में चेंज कर दिया। ओके, और पास्कल में आने के बाद अगर आपको किलो पास्कल में जाना है तो आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर वैल्यू किलो जूल में आएगी। अगर 10⁻³ मतलब 1000 से आप डिवाइड नहीं करते तो वैल्यू जूल में आएगी। और ये पर साइकिल अगर कैलकुलेट कर रहे हैं आप तो आंसर आएगा 6.99 किलो जूल पर साइकिल। एक साइकिल में इंजन इतनी पावर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, अगर आपको किलोवाट में चाहिए तो आप क्या करिए कि वो साइकिल देखिए क्वेश्चन में कितना दी हुई है। वर्किंग साइकिल 1 मिनट में कितनी है, 380। 1 मिनट में 380 साइकिल है उसकी, तो पर सेकंड कितनी होगी, उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको किलोवाट में वैल्यू मिल जाएगी। तो पावर इज इक्वल्स टू 6.99 मल्टीप्लाइड बाई 380। साइकिल से साइकिल कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर किलो जूल में हो जाएगा। लेकिन इसमें 380 पर मिनट है, तो पर मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए साइड 60 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा किलो जूल पर सेकेंड। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 44.72। ओके, 44 लगभग 72 या 27 अराउंड आएगी, तो 44.27 किलो वॉट ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी पावर की।
ओके ये है पावर 44.27। ओके तो यहां पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन में हमने P1 V1 T1 P2 V2 T2 P3 V3 T3 P4 V4 T4 ये पूरा कैलकुलेट किया। उसके बाद थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करी और हमने लास्ट में पावर कैलकुलेट करी विद द हेल्प ऑफ मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके थैंक यू।